वेलकम टू WM लिटरेचर फैमिली माय डियर लर्नर्स। आप सभी का वंडरिंग माइंड्स परिवार में स्वागत है प्यारे दोस्तों। आज हम एक नई वीडियो सीरीज़ को शुरू करने जा रहे हैं ऑन हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। और ये जो सीरीज़ है ये हर लिटरेचर स्टूडेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है, क्योंकि इसमें हम बिल्कुल बेसिक्स से स्टार्ट करेंगे। जिन स्टूडेंट्स का लिटरेचर बैकग्राउंड नहीं है और वो अभी अभी लिटरेचर में आए हैं, वो भी इस वीडियोस के थ्रू अपने लिटरेरी नॉलेज को इम्प्रूव कर सकते हैं। और जिनका ऑलरेडी लिटरेचर बैकग्राउंड है वो अपने बेसिक्स फंडास को, जिनका हम बेसिक्स बोलते हैं, वो अच्छे से एक बार रिकॉल कर सकते हैं। जिनके बेसिक्स क्लियर ही नहीं हैं वो उनके लिए और भी ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। इस वीडियो में मैं आपके लिए कवर करने वाला हूँ इंग्लिश सॉवर्जेंस मोनार्क्स, या जिन्हें आप डायनेस्टी कह सकते हैं। इसको मैं बहुत ही अच्छे से जितने भी अच्छे से आपको समझ आ सकती है इंग्लिश शासकों की क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, उतने ही अच्छे से मैं आपको बताऊंगा। और सब कुछ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ही बताया जाएगा कि इंग्लैंड में कौन कौन से किंग्स और क्वींस किस किस डायनेस्टी से बिलोंग करते थे और उनका क्या क्या रोल रहा। इसके अलावा ये जो वीडियो है ये नॉट स्पेसिफिक फॉर NTA UGC नेट पर्पस, दिस इज फॉर इंग्लिश लिटरेचर एस्पिरेंट्स। So all the English literature aspirants of UGC NET, TGT, PGT or any other competitive exams, they can get benefit from it and learn. If they wish, they will continue with us. And all of you can, dear learners, subscribe our YouTube channel, like, share and comment on it. Share it every literature aspirant who will take the benefit of this lecture, of this video series. This is our first class on the history of English literature, in which I will tell you the dynasties, monarchs and the sovereigns of England. एंड आप सभी अपनी इम्प्रूवमेंट चेक करने के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ डेली आपको 9 PM क्विज़ेस मिलेंगी, जो कि एक फिक्स टाइम है। ऑल ऑफ यू कैन अटेम्प्ट एंड check how many questions you correct or wrong. And also for discussion, all of you can join our WhatsApp groups of WM Literature Family. आप सभी को लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। नाउ लेट्स मूव टू द फर्स्ट स्लाइड। हम देखते हैं कि जो बिगिनिंग है उसमें जो बिगिनिंग है उसमें कौन सी डायनेस्टी, कौन से किंग्स सबसे पहले आते हैं। मैं आप सभी से उम्मीद करूंगा कि आप शुरू से लेके एंड तक मेरे साथ जुड़े रहेंगे। सबसे पहले हम शुरू करेंगे कि ये किंगशिप की जो सीरीज है कहाँ से शुरू होती है। सबसे पहले नॉर्मन किंग्स के बारे में जानेंगे। नंबर 1, द नॉर्मन किंग्स। नॉर्मन किंग्स के चार किंग्स आते हैं। आप सभी ने इससे पहले के किंग्स के बारे में भी सुना होगा, जैसे कि एल्फ्रेड द ग्रेट के बारे में भी आपने सुना होगा, लेकिन उनकी टाइम पीरियड की, उनकी फैमिली की कोई क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर नहीं है। अदरवाइज उनकी भी वहाँ से लिटरेचर शुरू हो जाता, लेकिन वो एक इम्पोर्टेंट लिटरेरी फिगर हैं। उन्हें फादर ऑफ प्रोज भी कहा जाता है। नाउ लेट्स मूव टू द फर्स्ट स्लाइड
और फर्स्ट पॉइंट एंड फर्स्ट किंग ऑफ नॉर्मन किंग्स वाज विलियम फर्स्ट 1066 to 87, विलियम सेकंड 1087 to 1100, हेनरी फर्स्ट 1100 to 35 and King Stephen 35 to 54। डियर लर्नर्स, इन चारों किंग्स में सबसे इम्पोर्टेंट किंग हमारे नंबर 1 वाले हैं विलियम द फर्स्ट, जो हैं जिनके टाइम पीरियड में नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट 1066 हुआ था। विलियम फर्स्ट ने जो किंग ऑफ इंग्लैंड थे हैरोल्ड, उनको हराकर बैटल ऑफ हेस्टिंग्स में और अपने आप को इंग्लैंड का नया किंग डिक्लेयर कर दिया था। विलियम फर्स्ट को नॉर्मेंडी का किंग कहा जाता था। नॉर्मेंडी फ्रांस में आती है, इसलिए इन्हें फ्रेंच किंग भी कहा जाता है। आफ्टर विनिंग द बैटल ही इज ऑल्सो नोन एज द विलियम द कॉन्करर के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। इन द बैटल ऑफ हेस्टिंग्स he defeated the King Harold of England and became the King of England. After winning this battle, विलियम फर्स्ट जो थे वो इंग्लैंड की गद्दी पर आकर बैठे और उसके बाद 300 सालों तक लगभग नॉर्मन किंग्स ने इंग्लैंड पर शासन किया, लगभग नियर अबाउट 300 ईयर्स। उस टाइम ड्यूरेशन में नॉर्मन किंग्स ने इंग्लैंड के अंदर कल्चर को डेवलप किया, उनके ट्रेडिशन को डेवलप किया, उनकी लैंग्वेज को डेवलप किया, उनकी ग्रामर को डेवलप किया, लिटरेचर को रिफाइन किया एंड सो ऑन। नाउ कम टू द नेक्स्ट डायनेस्टी। द नेक्स्ट डायनेस्टी इज प्लेंटेगेनेट किंग्स। इन दिस dynasty, in this list of the Plantagenet kings, the first name was the Henry II of Anjou 1354 to 89. Second is Richard I 1189 to 99. Third is John 1199 to 1216. Henry III 1216 to 72. Edward I 1272 to 1307. Edward II 1307 to 1327. Edward III 1327 to 77 and the Richard II 1377 to 99। हेनरी सेकंड ऑफ एंजो का टाइम पीरियड है 1154 to 89। इस लिस्ट के अंदर हमें याद रखने के लिए सिर्फ 3 किंग इम्पोर्टेंट है। नंबर 1 किंग जॉन 1199 to 1216 because in his time period Magna Carta came in the year 1215, and then the last 2 kings Edward III and Richard II. In the reign of Edward III, the great literary figure Geoffrey Chaucer, known as the father of English poetry, जिन्हें फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री भी कहा जाता है, उनका जन्म हुआ था, उनका चाइल्डहुड बीता। और रिचर्ड सेकंड के टाइम पीरियड में जॉफ्री चौसर अपने करियर की बिल्कुल पीक हाइट पर थे। उन्होंने इन्हीं के टाइम पीरियड में काफ़ी कंट्रीज़ की जर्नी भी की, काफ़ी वर्क्स भी लिखे। उनका मोस्ट इम्पोर्टेंट फेमस वर्क जो कि इंग्लिश में है वो है द कैंटरबरी टेल्स। इसके अलावा उन्होंने इटालियन और फ्रेंच में भी लिखा। एंड व्हेन द डेथ इज नियर ऑफ जॉफ्री चौसर, द हेनरी द फोर्थ इज द रूलर ऑफ द इंग्लैंड। जब जॉफ्री चौसर की डेथ नज़दीक थी, उस टाइम पे हेनरी फोर्थ इंग्लैंड की गद्दी पर बैठे थे। तो हम कह सकते हैं कि यही एक अकेले ऐसे
लिटरेरी फिगर रहे हैं, एक अकेले ऐसे इकलौते ऐसे पोएट रहे जिन्होंने अपनी लाइफ टाइम में, अपने जीवन काल में 3 राजाओं के राजकाल को देखा, बचपन से अपनी मौत तक, फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड ऑफ हिज लाइफ. Now move to the third dynasty, that is the House of Lancaster. House of Lancaster के 3 किंग थे, हेनरी द फोर्थ, हेनरी द फिफ्थ एंड द हेनरी द सिक्स्थ. हेनरी द फोर्थ का टाइम पीरियड था 1399 टू 1413. हेनरी फिफ्थ का था 1413 टू 22. हेनरी सिक्स्थ का था 1422 टू 61. अब आप सभी ये सोच रहे होंगे प्यारे दोस्तों कि ये जो टाइटल हैं, ये जो नाम है हेनरी, विलियम, रिचर्ड, एडवर्ड, ये सभी आप मतलब ये कैसे नाम हैं? ये जो नाम हैं ये आपको उनके पेरेंट्स ने नहीं दिए, ये उनकी फैमिली के नेम्स हैं. इनके नेम्स से हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किस फैमिली से बिलोंग करते हैं. जैसे कि हेनरी फोर्थ जो है, अब ये हम इस तरीके से इसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये हाउस ऑफ लैंकेस्टर से जो है हेनरीज का टाइम है ना. दैट इज़ वाई जो हेनरी द फोर्थ हैं उनका टाइम पीरियड 1399 टू 1413 था. इन्हीं के टाइम पीरियड में जॉफ्री चौसर की डेथ हुई थी. इसके अलावा हाउस ऑफ लैंकेस्टर और हाउस ऑफ यॉर्क एक और चीज़ के लिए भी फेमस है डियर फ्रेंड्स. आप सभी जानते होंगे प्यारे दोस्तों कि वार ऑफ द रोजेस जो था वो इन्हीं दोनों हाउसेस के बीच में हुआ था, जिसके अंदर हाउस ऑफ लैंकेस्टर का जो सिंबल था वो था रेड रोज और जो हाउस ऑफ यॉर्क का सिंबल था वो था वाइट रोज. In the next house, the house of York, the kings was the Edward IV, Edward V and the Richard III. Edward IV का टाइम पीरियड था 1461 टू 83, एडवर्ड फिफ्थ का 1483 और रिचर्ड थर्ड का 1483 टू 85. बेसिकली हम इन्हें रेनाइसा टाइम पीरियड में देखते हैं. इस टाइम पर जो रेनाइसा थी, जो रिवाइवल था, वो आ गया था इंग्लैंड के अंदर. इन दोनों हाउसेस के बीच में जो वार ऑफ रोजेस हुआ, उसकी वजह से भी ये दोनों हाउसेस काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुए और काफ़ी ज़्यादा इन्हें फेम और एक अलग सी आइडेंटिटी मिली. नेक्स्ट टू द now move to the next slide. Our fifth dynasty was the Tudor dynasty, which is very important in the history of English literature. कि इतिहास में, इंग्लिश लिटरेचर के इतिहास में ट्यूडर डायनेस्टी एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है. इसके अंदर हेनरी 7, हेनरी 8, एडवर्ड 6, क्वीन मैरी, क्वीन एलिजाबेथ 1, काफ़ी 3 किंग और 2 क्वींस हुए. हेनरी 7 का टाइम पीरियड था 1485 टू 1509. हेनरी 8 का टाइम पीरियड था 1509 टू 47. एडवर्ड 6 का टाइम पीरियड था 1547 टू 53. क्वीन मैरी का टाइम पीरियड था 1553 टू 58 एंड क्वीन एलिजाबेथ का टाइम पीरियड था 1558 टू 1603. डियर लर्नर्स, प्यारे दोस्तों, हमें इस सीरीज़ के अंदर, इस लिस्ट के अंदर सिर्फ एक किंग और एक क्वीन को ही याद रखने की ज़रूरत है. इससे ज़्यादा हमें ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है. हेनरी द 8 एंड द क्वीन एलिजाबेथ 1, दीज टू आर वेरी इंपॉर्टेंट एज पर द नेट पॉइंट ऑफ व्यू और एनी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, because in the time period of Henry the 8th, the Earl of Surrey and Sir Thomas Wyatt introduced the Italian sonnet. इन्होंने जो
सर थॉमस व्याट थे, उन्होंने हेनरिएट के टाइम पीरियड में इटालियन सोनेट को इंट्रोड्यूस किया। उसके अलावा जो हेनरिएट की क्वीन थी, उनके साथ जो सर थॉमस व्याट थे, उनका एक लव अफेयर भी चला, जिसकी वजह से इन्हें लंदन टावर की जेल में रखा गया था हेनरिएट के द्वारा। इसके अलावा क्वीन एलिजाबेथ जो हैं, उनके टाइम पीरियड को इंग्लैंड का ग्लोरियस टाइम पीरियड बोला जाता है, क्योंकि इनके टाइम पीरियड में इंग्लैंड ने काफ़ी डेवलपमेंट हुई। इंग्लैंड के अंदर इस टाइम यूनिवर्सिटी विट्स पॉपुलर हुए, ड्रामा पॉपुलर हुआ, जो ग्रेट लिटरेरी फिगर हैं ड्रामा के इंग्लिश लिटरेचर के अंदर, जिन्हें आप सभी जानते हैं, विलियम शेक्सपियर को, वो अपनी कैरियर की बिल्कुल एक पीक हाइट पर थे। उन्होंने काफ़ी ड्रामाज और प्लेज इन्हीं के टाइम पीरियड में लिखे और प्ले किए। तो हम कह सकते हैं कि जो क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट थी, उनके टाइम पीरियड में काफ़ी कुछ इंग्लैंड ने गेन किया। नाउ मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। द सिक्स्थ डायनेस्टी वॉज द स्टुअर्ट डायनेस्टी। इन द स्टुअर्ट डायनेस्टी से ही जैकोबियन एरा की स्टार्टिंग भी होती है, और जेम्स फर्स्ट जो हैं, जिन्हें हम जेम्स सिक्स्थ ऑफ स्कॉटलैंड कहा जाता है, वो जेम्स फर्स्ट ऑफ इंग्लैंड बने थे 1603 में, और जिन्होंने 1625 यानी 1625 तक शासन किया। उनकी जो शादी थी वो एने ऑफ डेनमार्क से हुई थी। जेम्स वन अकेले ऐसे शासक थे जिन्होंने एक साथ 3 कंट्रीज पर रूल किया, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड एंड आयरलैंड। इसके अलावा इन्हें बाइबल ट्रांसलेशन के लिए भी जाना जाता है। इन द लिटरेरी फिगर is also very important. Then next king is Charles I, 1625 to 49. Charles I was the son of James I, लेकिन जो चार्ल्स फर्स्ट थे वो बॉडीली बहुत ज़्यादा वीक थे, उनका मेंटली लेवल बहुत कम था, लेकिन जैसे जैसे वो बड़े होते गए वो ठीक हो गए। लेकिन जब वो छोटे थे उस टाइम पे लोगों को लगता था कि कहीं ये अपंग ना हो, अपाहिज ना हो, तो ये कैसे रूल करेंगे, काफ़ी प्रॉब्लम्स थी। लेकिन जैसे जैसे वो बड़े होते गए, उन्होंने इंग्लैंड की गद्दी पर अपना अधिकार जमाया और वो इंग्लैंड की गद्दी पर बैठे। 1625 से 1625 से 1649 तक उन्होंने रूल किया। लेकिन जो चार्ल्स फर्स्ट थे ना दोस्तों, वो एक बहुत ही ज़्यादा लेविश किंग थे। वो सुरा और सुंदरियों में फंसे रहते थे। मतलब कि आप ये कह लीजिए कि जहाँ भी उन्हें सुंदरियाँ दिखी, 2 उनके पास होती थी, 2 उनके साइड में होती थी, 2 उनके सामने होती थी। मतलब वो कभी भी सुंदरियों से फ्री नहीं हुए। उन्होंने अपनी लाइफ की जो लग्जरियस लाइफ थी उसका पूरा एन्जॉयमेंट किया, एक एंटरटेनमेंट किया, लेकिन कभी भी उन्होंने कंट्री की कामकाज में कोई इंटरेस्ट नहीं लिया। जो एज अ किंग उनको करना चाहिए था इंग्लैंड की जनता के लिए, वो उन्होंने नहीं किया। तो 1649 में उन्हें भी हेडेड कर दिया गया बाय द पॉपुलेशन ऑफ द इंग्लैंड एंड द कॉमनवेल्थ एंड द प्रोटेक्टोरेट will established by the रिचर्ड क्रोमवेल एंड ओलिवर क्रोमवेल। कॉमनवेल्थ गवर्नमेंट जो है वो
इंग्लैंड में एस्टेब्लिश की गई रिचर्ड क्रॉमवेल के द्वारा और उसे 1660 तक चलाया गया। 11 साल तक इंग्लैंड में कॉमनवेल्थ टाइम पीरियड रहा, लेकिन उनके काम से भी जो इंग्लैंड की पॉपुलेशन थी वो बहुत ज़्यादा दुखी हो गई थी। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने चार्ल्स सेकंड को इनविटेशन भेजा। कहाँ भेजा? फ्रांस में भेजा। क्यों? क्योंकि जो चार्ल्स फर्स्ट थे उनकी जो ससुराल थी वो चार्ल्स फर्स्ट की ससुराल फ्रांस थी, उन्होंने फ्रांस में शादी की थी। तो और चार्ल्स सेकंड जो थे वो चार्ल्स फर्स्ट के बेटे थे, लेकिन वो अपने मामा के घर गए हुए थे जब कॉमनवेल्थ पीरियड चल रहा था इंग्लैंड में। तो आप सभी कह सकते हैं कि जब इंग्लैंड की जनता को ये लगा प्यारे दोस्तों कि इंग्लैंड के अंदर मोनार्की को रिस्टोर कर देना चाहिए, तो उन्होंने चार्ल्स सेकंड को इनविटेशन भेजा। और वो भी जब इन द ईयर 1660 ही केम टू इंग्लैंड एंड सेट ऑन द थ्रोन ऑफ इंग्लैंड, और उन्होंने इंग्लैंड की गद्दी पर अपना अधिकार जमाया और वो बैठे। लेकिन थे तो वो चार्ल्स फर्स्ट के ही बेटे प्यारे दोस्तों, जैसे उनके पिताजी अपनी लेविशनेस की वजह से जाने जाते थे, ये उनसे भी 2 कदम आगे निकले। ये भी सुरा और सुंदरियों में घिरे रहते थे, सुरा और सुंदरियों में घिरे रहते थे। तो वही काम इनके साथ भी हुआ कि इन्होंने राज्य के कामकाज की तरफ इतना ध्यान नहीं लगाया। तो बेसिकली हम एक और बात कह सकते हैं, 1660 से रेस्टोरेशन एज की भी स्टार्टिंग होती है। और रफली अगर हम कहें तो रेस्टोरेशन का टाइम पीरियड 1660 टू 1700 कहा जाता है। लेकिन जैसे कि चार्ल्स सेकंड थे, इनका टाइम पीरियड था 1660 टू 85, ये तो 15 साल पहले ही चल बसे। लेकिन फिर भी जो इनकी एक आदत थी वो रूल करने से ज़्यादा अपनी लग्जरीनेस को देखने में ज़्यादा इंटरेस्ट लेते थे। इनके बाद एक और इनको प्रॉब्लम हुई कि जो चार्ल्स सेकंड थे इनको कोई एयर ही नहीं था, इनका कोई उत्तराधिकारी नहीं था, कोई लीगल एयर नहीं था। जैसे कि क्वीन एलिजाबेथ वन का कोई लीगल एयर नहीं था, इसीलिए उन्होंने जेम्स फर्स्ट ऑफ को इंग्लैंड की गद्दी पर बैठाया, जो कि जेम्स सिक्स्थ ऑफ इंग्लैंड स्कॉटलैंड थे, उन्हें जेम्स फर्स्ट ऑफ इंग्लैंड बनाया। उसी तरह से चार्ल्स सेकंड का भी कोई उत्तराधिकारी नहीं था। तो अब उनके माइंड में आया कि उनके हाथों से लग्जरीनेस चली जाएगी। और जो चार्ल्स सेकंड थे वो बिलोंग करते थे प्यूरिटेंस को, प्रोटेस्टेंट थे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने प्लान बनाया और अपने भाई को इंग्लैंड की गद्दी पर बैठाया। जो उनके भाई साहब थे जेम्स सेकंड, वो एक कैथोलिक थे। अब वो कैथोलिक थे तो उनका जो टाइम पीरियड रहा वो 1685 से 88 तक रहा। अब जेम्स सेकंड ने तो गद्दी पर बैठते ही बस तबाही शुरू कर दी। एक सिंफुल नेचर का इंसान थे वो। तो लोग बहुत ज़्यादा दुखी हो गए उनकी हरकत से। फाइनली उन्हें 1688 में 1688 में इंग्लैंड की गद्दी से हटा दिया गया। और उसके बाद विलियम सेकंड और मैरी को बुलाया गया कि आप लोग इंग्लैंड की गद्दी पर बैठिए और रूल कीजिए। अब विलियम सेकंड जो थे वो जमाई साहब थे, किसके दामाद थे, वो थे जेम्स सेकंड के। अब किंग कौन बनना नहीं चाहेगा। तो विलियम सेकंड गद्दी पर बैठे, विलियम थर्ड गद्दी पर बैठे एंड मैरी डॉटर थी जेम्स सेकंड की। तो विलियम थर्ड जब इन दोनों ने रूल किया उस टाइम भी कोई ऐसी बेनिफिट नहीं हुआ इंग्लैंड को,
ये काफ़ी टाइम नहीं रूल कर पाए। इनका टाइम पीरियड 1689 टू 1702 था। इन दोनों ने मिलकर लगभग 13 साल रूल किया। उसके बाद क्वीन एनी गद्दे पर बैठी इंग्लैंड की, जो लास्ट क्वीन थी स्टुअर्ट डायनेस्टी की। 1702 से 14 तक उन्होंने 12 साल तक राज किया। उनके टाइम पीरियड में एक पीसफुल नेचर रहा इंग्लैंड का। उसके बाद आती है हमारी नेक्स्ट डायनेस्टी। डियर लर्नर्स, मैं आप सभी से एक बात और कहना चाहूँगा कि लिटरेचर से आपको प्यार करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये आपको तब समझ आएगी जब आप इसे अपने दिल से समझेंगे, अपने मन से समझेंगे। अदरवाइज ये आपको समझ में ही नहीं आएगी। लिटरेचर बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी है और बहुत ही ज़्यादा इजी भी है। और लिटरेचर अगर आपकी समझ में आ गई तो ये आपकी ज़िंदगी को बना देगी। डियर लर्नर्स, प्यारे दोस्तों, आप सभी का एक फ्रेंड होने के नाते मैं आप सभी को ये एडवाइस करूँगा, जो अभी अभी नए नए स्टूडेंट्स जुड़े हैं, जो न्यू एस्पिरेंट्स अभी लिटरेचर बैकग्राउंड से जुड़े हैं, या जिनका कोई ज़्यादा अच्छा सा बैकग्राउंड नहीं है लिटरेचर का, और वो अभी अभी हाल ही के कुछ टाइम से जुड़े हैं, तो वो कोशिश करें कि थोड़ा सा हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर को अच्छे से समझने की कोशिश करें। हमें ज़्यादा डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है। हमें सिर्फ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को, इम्पोर्टेंट मूवमेंट्स को, किंग्स को जानने की और समझने की ज़रूरत है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। ठीक है डियर लर्नर्स, नाउ लेट्स मूव टू द लास्ट डायनेस्टी, दैट इज नंबर 7, द हैनोवेरियन डायनेस्टी। In this dynasty, the George 1, 2, 3, 4, 5, 6, there are 6 Georgian kings, and William IV, as you know, William IV जो है वो आपको हैनोवेरियन में मिले, विलियम III आपको स्टुअर्ट में मिले। जो विलियम है वो आपकी डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं, जो इन नेम के टाइटल्स हैं आपकी डायनेस्टी से ही बिलोंग करते। क्वीन विक्टोरिया, एडवर्ड 7, एडवर्ड 8, एलिजाबेथ II and King Charles III. Dear learners, in this dynasty, the time period of George I was 1714 to 1727. George II was to 1727 to 1760. George III 1760 to 1820. George IV 1820 to 1830. William IV 1830 to 37. Queen Victoria 37 to 1901. Edward VII 1901 to 10. George V 1910 to 36. Edward VIII 1936. George VI 36 to 52. Then Queen Elizabeth II 1952 to September 2022. And now the present king was Charles III from the September 22 to at present. Dear learners, प्यारे दोस्तों, जो हैनोवेरियन डायनेस्टी है, इन्होंने लगभग एक एरा को कंप्लीटली कर लिया है। जो जॉर्ज फर्स्ट थे इंग्लैंड के, वो 1714 से 27 तक, जब अगस्टन एरा चल रही थी, उस टाइम पे वो किंग थे। जॉर्ज सेकंड 1727 से 1760, जब ट्रांजिशन टाइम पीरियड था, उस टाइम तक रहे। जॉर्ज थर्ड 1760 टू 1820, ट्रांजिशन टू रोमांटिक एज तक रहे।
1820 to 30 जॉर्ज फोर्थ, ये भी रोमांटिक एज में रहे। विलियम फोर्थ 30 to 37, ये भी रोमांटिक एज में रहे। क्वीन विक्टोरिया 37, 1837 to 1901, इन्हीं के नाम से एक विक्टोरियन एज स्टार्ट होती है, तो क्वीन विक्टोरिया से विक्टोरियन एज शुरू हो गई थी। उसके बाद एडवर्ड सेवन्थ 1901 to 10 विक्टोरियन एज में रहे। मॉडर्न एज में रहे। देन जॉर्ज फिफ्थ 1910 to 36, ये भी मॉडर्न एज में रहे। एडवर्ड 8 1936, ये भी मॉडर्न एज में रहे। देन जॉर्ज सिक्स्थ 1936 to 52, ये पोस्ट मॉडर्न या पोस्ट वार जिसे हम बोलते हैं, इनके टाइम से पोस्ट वार शुरू हो गई थी 52। क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड से पोस्ट वार, पोस्ट मॉडर्निज्म स्टार्ट हो गया था। एंड नाउ द किंग चार्ल्स थर्ड, इनका जो टाइम पीरियड है वो अभी हाल ही में सितंबर 2022 से स्टार्ट हुआ है और अभी तक ये इंग्लैंड के किंग हैं। नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडे माय डियर फ्रेंड्स। Thank you for watching, dear learners. Please be continue with us for more videos on History of English Literature series. This is our first video. And one more thing, dear learners. अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली सब्सक्राइब अवर चैनल, like it, share it all literature aspirants and comment on the video, जिससे कि मुझे ये आपको बताने में थोड़ा सा जो भी प्रॉब्लम आ रही हैं मुझे पता चले, because this is my first lecture on this platform. That is why I am saying to all of you, hope all of you can understand and support us. Thank you very much.